हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से। तो गाइस मुझे पता है कि वीडियो आने में बहुत ज़्यादा देरी हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ना कुछ अपडेट निकल के आते रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिलेटेड। तो वो थोड़ा थोड़ा करके अपडेट अगर आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे और मैं भी अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, आप लोग को अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं जब चाहता हूँ कि जब अपडेट एक ही बार में इकट्ठा हो जाए तो बताने में आप लोग को ज़्यादा सुविधा होगा, आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइस, और इसी वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगा कि मैंने कोर्स कैसे चेंज किया, क्यों चेंज किया और कौन सा कोर्स लिया है। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को अपडेट दे देना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो गाइस हम लोग को पता है कि 2020 से में जब कोविड आया था तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वर्किंग रेस्ट्रिक्शन जो था वो हटा दिया था। मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो थे वो फुल वर्किंग राइट उनको मिल गया था, वो पूरा काम कर सकते थे, उनके ऊपर कोई 20 आवर्स वीकली का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ओके, लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो जून 31 को खत्म हो जाएगा। ओके, तो जुलाई 1 से जब होगा तो उसके बाद से रिस्ट्रिक्शन वापस लग जाएगा और आप लोग 24 आवर्स ही काम कर सकते हो लीगली टैक्स पे। ठीक है गाइस, तो ये हो गया पहला अपडेट। ओके गाइस, जो दूसरा अपडेट ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज रेट था वो मिनिमम वेज रेट इंक्रीज होने वाला है और उसके हो जाएगा $23। पहले जो था वो $21 का था, अब जाके वो $23 इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि जब भी आप टैक्स पे कहीं भी काम करने जाएंगे तो $23 आप लोग को मिलना ही मिलना है। ठीक है, और आप लोग को मैंने बता दिया है कि 24 आवर्स वीकली आप लोग काम कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, कोई और वीजा का नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 24 आवर्स वीकली आप लोग काम कर सकते हैं, $23 पर आवर हो जाएगा आपका वेज रेट। लेकिन आप लोग को और एक बात बता देना चाहता हूँ, इसी में जो रियलिटी है असली में ऑस्ट्रेलिया का, ये तो आप लोग थियोरिटिकल ऊपर में देख रहे हो, पेपर में देख रहे हो कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है गाइस कि अगर आप लोग अभी $23 में कहीं पे काम खोजने जाओगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में इतने ज्यादा भर्ती हो चुके हैं कि आप लोग कहीं भी $23 में काम नहीं मिलेगा। विश्वास करो, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। और अगर आप लोग को मिलेगा भी तो आप लोग 24 आवर्स के बाद वो 23 में काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग का एम्प्लॉयड ही आप लोग को ऐसे नहीं देगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आप लोग अगर जाओगे तो आपको 23 देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जाके बोलेंगे कि मुझे 20 में मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, 21 में काम करने के लिए रेडी हूँ। तब आप लोग क्या करोगे? तो इसलिए आप लोग को कंपटीशन के थ्रू आप लोग को कम आवर्स, कम वेज रेट में काम करना ही करना होगा। ठीक है, तो ये है रियलिटी ऑस्ट्रेलिया का। ये जो आप $23-24 पर आवर देख रहे हो, इससे कैलकुलेट मत करना कभी भी। ओके, और तीसरा अपडेट जो निकल के आ रहा है वो है कि जो टीआर का जो टाइम लिमिट था वो इंक्रीज कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए। पहले क्या होता था कि बैचलर्स करो या मास्टर्स करो तो आप लोग को 2 साल का टीआर मिलता था। ठीक है, उसके बाद उसको धीरे से इंक्रीज किया गया, तो अब मास्टर्स वालों का क्या होता था कि 3 साल का मिलने लगा और बैचलर्स वालों का 2 साल ही था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सबको 2 ईयर्स इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब बैचलर्स वालों को 4 ईयर्स का मिल जाएगा और मास्टर्स वालों को पहले 3 ईयर्स का मिलता था, अब 2 ईयर्स एक्स्ट्रा, मतलब कि 5 ईयर्स का आप लोग को टीआर मिल जाएगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने आप लोग को बार बार कहा है जब भी कोर्स चेंज करते हुए कि अगर आप लोग जैसे कि बैचलर्स में आ रहे हो, आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मारा मारी हो चुका है, बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन इन्वॉल्व हो चुका है, ये सब चीज़ में कोर्स चेंज में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन इन्वॉल्व हो चुका है। तो मैंने आप लोग को बार बार कहा है कि आप लोग जो बैचलर्स में आ रहे हो या मास्टर्स में आ रहे हो तो आप लोग अपना स्टडी कंप्लीट करो। मास्टर्स के बाद आप लोग को जुलाई से 5 साल मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग ये सोच सकते हो कि जब आप लोग को 5 साल मिलेगा तो उसमें अगर आप लोग 2 साल ये ट्रेड कोर्स कर लोगे तो उसके बाद भी तो आपको 2 साल का टीआर मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आराम से आप लोग ये कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोग को। आप लोग टीआर से स्टूडेंट वीज़ा पे भी जा सकते हो बिना कोई दिक्कत का। ठीक है, और बैचलर्स वालों के लिए भी ऐसे ही सेम है। ओके, लेकिन बैचलर्स वाले के ऊपर अभी इतना शक्ति नहीं बरता गया है जितना मास्टर्स वालों के ऊपर अभी इतना रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा संभल के रह सकते हैं मास्टर्स वालों के लिए, और बैचलर्स वालों भी अच्छा से सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिएगा। लेकिन मास्टर्स वालों का तो डिसीजन फाइनल हो चुका है, तो अभी तो गाइस एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लिया जा रहा है, मास्टर्स वाले हो या चाहे बैचलर्स वाले हो। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो मास्टर्स में थे उनके साथ एक्सट्रीम स्टेप्स लिया गया है। वो क्यों लिया गया है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं पिछली वीडियो। इससे अच्छा से आप लोग क्लियर हो जाए कि आप लोग कैसे अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं और कैसे आप लोग बच सकते हैं इमिग्रेशन का नोटिफिकेशन से या इमिग्रेशन का नजर में आए बिना आप लोग कैसे आराम से कोर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया, ये तीसरा अपडेट था टीआर के रिलेटेड। ओके गाइस, तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं अब ये जो कोर्स था, ये कोर्स जो मैंने चेंज किया है, कैसे चेंज किया और क्यों चेंज किया। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने कोर्स कैसे चेंज किया। तो देखिए, जब मैं आया था जनवरी 17 को ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से मेरा जो कोर्स शुरू होने वाला था वो होने वाला था 20 फरवरी के आसपास में कोर्स शुरू होने वाला था। तो मैंने उससे पहले जाके एनरोल करवा लिया, अपना स्टूडेंट कार्ड वगैरह ये सब बनवा लिया। ठीक है, तो इससे यूनिवर्सिटी को लगा कि जेन्युइन है बंदा है, क्योंकि ये आते ही एनरोल करवा लिया है और साथ ही साथ अपना स्टूडेंट कार्ड ये सब भी बनवा लिया। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर उसके बाद में जब कोर्स शुरू होने से पहले मैं बीच में आप लोगों को जैसे बताया था कि मैं कार वॉश में चल गया था, बनबड़ी चला गया था कार वॉश के लिए, क्योंकि पर्थ में जॉब नहीं था। ओके, तो पर्थ में जब जॉब नहीं था तो मुझे बनबड़ी में कार वॉश में काम मिला था, तो मैं वहाँ चला गया था। फिर मैं वहाँ जाके काम किया, 3 वीक्स मैंने काम किया वहाँ पे लगभग, और 3 वीक्स के बाद जब मैं यहाँ पे आया पर्थ में वापस, तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी अटेंड किया। यूनिवर्सिटी पे भी मैं कुछ खास नहीं गया, 1 से 2 दिन गया होगा हार्डली, शायद से जितना मुझे याद है कि 1 से 2 दिन मैंने यूनिवर्सिटी अटेंड किया, लेकिन मैंने पूरा अटेंड किया था। ठीक है, मतलब कि मेरा तीनों क्लास एक ही दिन था, तो मैंने पूरा अटेंड किया था। तो यूनिवर्सिटी मैंने हार्डली 1 से 2 दिन अटेंड किया। उसके बाद मैं सोचने लगा कि मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम किस लिए नहीं था? क्योंकि आप सब जानते हो कि जून 30 के बाद से वर्क रेस्ट्रिक्शन वापस आ जाने वाला है। तो जब वर्क रेस्ट्रिक्शन वापस आ जाएगा तो आप लोग 24 आवर्स ही, या उस समय तो पता भी नहीं था कि 24 आवर्स होगा, उसमें तो उस समय पता था कि 20 आवर्स ही होता है, तो 20 आवर्स ही आप लोग काम करने मिलेगा। तब मेरे पास 2 चॉइस था, या तो मैं बनबड़ी मूव हो जाता, वहाँ पे जाके काम मुझे तो मिल ही गया था, वहाँ पे जाके मैं काम करता कार वॉश में और वहाँ से फीस वगैरह ये सब निकालता। लेकिन उसमें एक दिक्कत था कि अगर आप लोग कार वॉश में ज़्यादा दिन काम नहीं करोगे, मतलब कि जैसे आप लोग को यूनिवर्सिटी में अटेंड करना रहता है, पढ़ना भी रहेगा, तो उसमें आप लोग को ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि आप सब जानते हो कि अगर आप ज़्यादा काम नहीं करोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा कोई भी हालत में। ठीक है, तो बाकी सब की तरह मुझे भी ट्रेड कोर्स लेने का शौक था, तो मैंने भी सोचा था कि ट्रेड कोर्स लूँगा, तो कुकरी का ट्रेड कोर्स लूँगा, शेफ़ का। ओके, तो मैंने उसके बाद रिसर्च करना शुरू किया। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने बहुत सारे एजेंट से बात किया। ओके, तो मैंने जो एजेंट फाइनल किया वो एजेंट थे मेरे वेस्टर्न ओवरसीज से। ओके, तो वेस्टर्न ओवरसीज का जो ब्रांच है वो मेलबर्न में है और मैं था पर्थ में। तो मैंने पर्थ से ही उनको कॉल किया, उनसे कांटेक्ट बढ़ाया, कांटेक्ट किया कि कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने मुझे बताया, जो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप या तो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोर्स में तो आपका एडमिशन हो जाएगा कोई दिक्कत का बिना। आप या तो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो अगर वीज़ा आपका कैंसिल हो जाता है, स्टूडेंट वीज़ा जो आप वेट सेक्टर में अप्लाई करोगे फिर से, अगर वो कैंसिल हो जाता है तो फिर भी आपका जो मास्टर्स का वीज़ा है उसके बेसिस पे आप कर सकते हो, ट्रेड कोर्स कर सकते हो कंटिन्यू। तो मैंने कहा ओके। और अगर आपके पास और एक चांस है वीज़ा अप्लाई नहीं करना है आप लोग को, तो आप क्या कर सकते हो कि COE ले सकते हो, फ्यूचर का COE ले सकते हो। ओके गाइस, तो जैसा कि आप सब जानते हो कि यही दो मेथड है चेंज करने के लिए ट्रेड कोर्स में। अगर आप मास्टर से चेंज कर रहे हो तो, और बैचलर से भी चेंज कर रहे हो तो यही मेथड है। ओके, तो मैंने रिस्क लेके मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जब फ्यूचर का COE था वो गाइस था $4,500 लग रहा था उस समय, $4,500 लग रहा था। और जो वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस था पूरा, उसमें एजेंट का फीस वगैरह वीज़ा का सब कुछ मिला के 1,500 के लगभग में हो जा रहा था। ठीक है, तो अब मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं वीज़ा अप्लाई करता या तो मैं COE लेता। ठीक है गाइस, तो मैंने सोचा कि COE में जब इतना ज़्यादा लग ही रहा है और वीज़ा में आने के चांसेस हैं कि वीज़ा आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वीज़ा हमेशा रिजेक्ट ही होगा। तो उस समय मुझे एजेंट ने कहा कि आप चाहे तो अगर आपके पास पैसे कम है तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप लोग को अच्छे से दिखाना होगा, इमिग्रेशन को अच्छे से बताना होगा कि आप क्यों चेंज करना चाहते हो, क्यों इसमें आपका इंटरेस्ट जाग गया अचानक से, आप तो आए थे मास्टर्स पे, अचानक से इसमें इंटरेस्ट क्यों जाग गया। ठीक है, तो ये सब अच्छे से दिखाना होता है। तो उसके बेसिस पर मैं सोचने लगा और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वीज़ा ही अप्लाई करूँगा, क्योंकि उसमें पहले पैसा कम लग रहा था और मैं घर से मंगाना नहीं चाहता था, घर से पैसा वापस से लेना नहीं चाहता था। ठीक है गाइस, क्योंकि उस समय जब पैसा दिखाना भी पड़ता है फिर से, क्योंकि ये वीज़ा जब अप्लाई करोगे तो आपको फिर से सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से आपको पैसा शो करना होगा। तो अगर घर से मंगा लेता तो फिर पैसा कम हो जाता दिखाने में, तो फिर दिक्कत हो जाता। ओके, तो इसीलिए मैंने कार वॉश से जो भी पैसा आया था उसी के ऊपर मैंने सब कुछ काम किया। इसी एडमिशन लेना, मतलब कि COE लेना ट्रेड कोर्स का, फिर ऊपर से वीज़ा अप्लाई करना। ठीक है, तो वो सब मैंने किया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि COE ले लिया। COE लेने के बाद मेरे पास अब था कि अगर मैं चाहूँ तो पर्थ में रह सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो मेलबर्न मूव हो सकता हूँ। ओके, लेकिन मैंने देखा था कि पर्थ में तो मेरा कोई जॉब ही नहीं लग रहा था और ना ही किसी से ही बात करे, कुछ भी नहीं हो रहा था। सब जगह पे जॉब का मारामारी था। या तो आप उबर ईट्स करते, दिन रात उबर ईट्स करते रहते, उसके लिए भी आपको सिटी ही जाना पड़ता। आप लोग सबब में अगर शुरू करते उबर ईट्स तो आप लोगों को हालत में कुछ नहीं होने वाला था। अगर आप लोग सबब में शुरू करते तो आप लोग को उबर ईट्स, अगर आप लोग जहाँ पे सबब में रहते हो, सबब में अगर शुरू करते तो आप लोग को नहीं मिलता उतना अच्छा अर्निंग नहीं होता। उसके लिए आपको पर्थ जाना ही पड़ता सिटी में। ओके, तो अब क्या होता मेरे पास कि अब इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेलबर्न ही मूव कर दिया जाए। ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि मैं टाइम इसलिए नहीं था क्योंकि जब वर्क रेस्ट्रिक्शन वापस से आने वाला है तो अब मैं क्या करता उसके बाद, अब पर्थ में जॉब है नहीं, तो इसीलिए मैं मेलबर्न मूव कर गया। और अभी मैं आप लोग को मेलबर्न से ही बात कर रहा हूँ। और मेरी पिछली बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि यही जो सेम घर है इसी है। तो यही घर, ये मेलबर्न में एक्चुअली मैं हूँ। मैंने तभी मूव कर लिया था फरवरी के टाइम पर ही। तो उसके बाद से मैंने अपना पूरा प्रोसेस चालू किया वीज़ा अप्लाई करने तक का। ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क मैंने लिया था, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी को नहीं बताया था। सबसे पहला बात तो ये, मैंने यूनिवर्सिटी अटेंड करना बंद कर दिया था। और उसके बाद मैं मेलबर्न मूव हो गया था। और इसमें भी अगर मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाता तो मुझे यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता। अपना जब एग्ज़ाम होता तो मुझे यूनिवर्सिटी में मूव करना ही करना होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मुझे एग्ज़ाम देने जाना ही होता। ये मेरा प्रोसेस था।
ओके। लेकिन फिर मैंने भगवान पे भरोसा करके और अपना पूरा रिसर्च करके एजेंट से अच्छा से बात करके मैंने फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। और मैंने लगभग शायद से फरवरी में ही नहीं, मैंने मार्च में वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। ओके। और मेरा वीज़ा आने में लग गया 2.5 महीना गाइस, 2.5 महीना। ओके। मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ कि जब वीज़ा आना होता है वो आता है 4 महीना के अंदर अंदर। तो मेरा 2.5 महीना लग गया उसी में, क्योंकि मैं और टाइम भी जल्दी जल्दी बीते जा रहा था। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि जो फरवरी इंटेक में बच्चे आते हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है वो जून में होता है और जुलाई से नया इंटेक शुरू हो जाता है। ओके। तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने जितने जल्दी हो सका वीज़ा के लिए अप्लाई किया मैंने। और उसके बाद जब मैंने मार्च में अप्लाई किया तो मेरा मई 2 को जाके मेरा वीज़ा आया। अचानक से इमिग्रेशन का सबके ऊपर फोकस जाने लगा, नोटिफिकेशन आने लगा बहुत जन को कि सीओई जो फ्यूचर सीओई ले रहे हैं बच्चे, उनके साथ उनको इमिग्रेशन का ईमेल आ जा रहा है, कॉल आ जा रहा है इमिग्रेशन से, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। तो मैंने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया था और इसलिए मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि वीज़ा अप्लाई पे फोकस करिए, फ्यूचर सीओई पे फोकस मत करिए। क्योंकि अभी आपके पास फ्यूचर सीओई है, अभी पता नहीं इमिग्रेशन क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन अगर आप फ्यूचर में जब आप टीआर डालोगे, पीआर डालोगे, तब आपको दिक्कत हो सकता है। तब आपको इमिग्रेशन पूछ सकता है कि आपने तो मास्टर्स में आए थे, फिर फ्यूचर सीओई लेके ये दिखाया आपने कि आप 2 साल बाद जाके मास्टर्स कंटिन्यू करोगे, लेकिन जब आपका ट्रेड कोर्स हो गया तो आप टीआर अप्लाई कर दिए। ओके। अब जब टीआर पे आप जब चले गए तो आपने ना ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया पिछला बार और ना ही फ्यूचर में मास्टर्स कंप्लीट किया, और आप सीधा पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद, तो उसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता था। इससे इमिग्रेशन आपका कैंसिल भी कर सकते थे। जो पीआर का वीज़ा था उसको भी कैंसिल कर देता, वो एप्लीकेशन जो होता है पीआर का जब आप फाइल करते हो तो उसको भी कैंसिल कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन जब आप वीज़ा डालोगे गाइस तो उससे इमिग्रेशन को दिखेगा कि हाँ आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो जो वीज़ा डाले हो, आप कोई लूप नहीं खोज रहे हो, ये लॉ में कोई लूप नहीं खोज रहे हो कि जाके आप फ्यूचर सीओई ले लिए। क्योंकि इमिग्रेशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप फ्यूचर सीओई ले लो और जाके ये कर लो, मास्टर से डाउनग्रेड कर लो, बैचलर से डाउनग्रेड कर लो, जाके ट्रेड कोर्स कर लो। ठीक है। वहाँ पे तो बार बार यही है कि वीज़ा अप्लाई करो, वेट सेक्टर की अलग वीज़ा होता है, हायर एजुकेशन सेक्टर की अलग वीज़ा होता है, दोनों स्टूडेंट वीज़ा है। लेकिन कौन कौन से किस कैटेगरी में है, जो मास्टर्स और बैचलर्स है वो हायर एजुकेशन सेक्टर में है, और जो ट्रेड कोर्स है वो वेट एजुकेशन सेक्टर में, मतलब वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, उसमें है वीज़ा। ठीक है। तो अच्छा से सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ता है। ये सब चीज़ ऐसे ही नहीं लेना पड़ता है कि सीओई ले लिए, जो बोला जिससे दोस्त से सुन लिए, किसी और से सुन लिए तो वो ले लिए। ओके। इसलिए मैंने आप लोग को बार बार कहा है वीज़ा अप्लाई करना है। तो मैं फिर उसके बाद पर्थ से यहाँ मूव हो गया, जैसा कि आपको बताया कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा आ गया। तो ये था गाइज मेरा फुल प्रोसेस, और अभी मैं मेलबर्न में ही हूँ। अब देखिए, अब जब मैं मेलबर्न में हूँ तो अब मुझे पर्थ का कोई चिंता नहीं है। अब मेरा ये भी चिंता नहीं है कि फ्यूचर सीओई अगर मेरा कैंसिल हो गया, इमिग्रेशन का नोटिफिकेशन आ गया, मेल आ गया, कुछ भी आ गया, तो मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो वीज़ा है 2 साल का। मुझे तो अब कोई चिंता है ही नहीं। फ्यूचर में भी अगर कुछ चेंज होता है तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्यों चिंता लेना, क्यों टेंशन अगर आप फ्यूचर के लिए बढ़ा रहे हो। अभी देखो, अभी जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सीओई लेके, वो तो टेंशन में है ना। भले ही एजेंट वो उनको बोल रहे हैं कि हाँ इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा मानते हैं, लेकिन अगर 1% भी चांस है कि आपके ऊपर नज़र पड़ सकता है इमिग्रेशन का, तो वो क्यों लेना, क्यों 1% को चैलेंज करना है। ओके। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीज़ा अप्लाई करो। ऐसा नहीं होता है कि किसी का वीज़ा ही नहीं आएगा, कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा जब कैंसिल हो जाए तो फिर से अप्लाई कर दो। ठीक है। इससे आप लोग का क्या होगा कि इमिग्रेशन आप लोग को देखेगा कि हाँ आप जेन्युइन तरीका से चेंज करने मांग रहे हो। और एसओपी पे ध्यान दो। एसओपी जो होता है गाइस वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लिए हो, चाहे वो इमिग्रेशन के लिए हो, वीज़ा अप्लाई करने टाइम। ठीक है। हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आपसे घर आके कोई बात नहीं कर रहा है या फ़ोन पे कोई बात नहीं कर रहा है। आपसे क्या कर रहा है, आपसे आपका एसओपी जो है वो आपका एक रिज्यूमे टाइप होता है। उसमें आप लोग का डिटेल, आप लोग का इंटेंशन जो है, आपका वीज़ा ट्रेड कोर्स में आने का इंटेंशन या ऑस्ट्रेलिया आने का इंटेंशन जो है वो दिखता है आपका एसओपी में। ठीक है। तो उसको अच्छा से बनाना पड़ता है। मैंने इसलिए एसओपी के ऊपर वीडियो बनाया था कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। साथ ही साथ मैंने अपना खुद का एसओपी भी दिया था आप लोग को कि इससे इस एसओपी के बदौलत मेरा वीज़ा आया है, तो आप लोग ये फॉलो करो। और वो फॉलो करके बहुत जन का वीज़ा आया भी है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे चेकआउट करिए, एसओपी वाला वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे क्या क्या आप लोग ऐड कर सकते हो। आप लोग अपना एसओपी बना लिए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग मेरा एसओपी देख के अपने ऊपर मॉडिफाई भी कर सकते हो कि आप लोगों ने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वो पॉइंट ऐड कर दो, जिससे आप लोग का एसओपी और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। ओके। तो ये सब चीज़ जो होता है ये सब टाइम लेके करना होता है, बहुत सोच समझ के करना होता है। तो ये था गाइस पूरा प्रोसेस मेरा अभी तक का, पर्थ से मेलबर्न आने तक का ये था मेरा पूरा प्रोसेस। ओके। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी
किसी भी चीज़ का रिलेटेड आप लोग को डाउट है, एसओपी कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, क्या बनाना है ट्रेड कोर्स के लिए एसओपी, तो उसके लिए आप मुझे बोल सकते हो। तो मैं उसके लिए, अगर बहुत सारे लोगों का ये रिस्पॉन्स आया कि उनको ये चाहिए एसओपी के ऊपर वीडियो, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग कैसे ट्रेड कोर्स के लिए एक एसओपी बना सकते हो, जिससे आप लोग मास्टर्स में हो या चाहे बैचलर्स में हो, जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा आने का चांसेस बढ़ जाए। ओके, मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि अगर मैं एसओपी जो मैंने खुद का ट्राई किया है, जो मैंने खुद पे यूज़ किया है, वो अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग का ज़रूर वीज़ा आने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो सीधा कमेंट करना। ओके, थैंक यू।